नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। ह्यूमन वैल्यू के लेक्चर को लगातार आप देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज और फीडबैक मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी ह्यूमन वैल्यू की जितनी भी लेक्चर्स हैं उनसे आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ समझ विकसित ज़रूर की होगी। आज हम लोग एग्जिस्टेंस के अंतर्गत बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस को समझ करके जीने में क्या प्रोग्राम हम ह्यूमन बींग्स को बनाना पड़ेगा। तो इसके पहले जो लेक्चर हुआ उस लेक्चर में हमने ये समझा कि एग्जिस्टेंस क्या है, और आज हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से एक मानव जो है वो एग्जिस्टेंस को समझ करके और एग्जिस्टेंस में जी पाएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इसी टॉपिक को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जब एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम दो चीजों को समझने और दो चीजों पर काम करने की बात कर रहे हैं। पहली चीज आपके सामने लिखी हुई है टू अंडरस्टैंड द कोएग्जिस्टेंस, यानी एक बार अगर हम जब एग्जिस्टेंस को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उसके कार्यक्रम को समझने के लिए, यानी एग्जिस्टेंस में जीने के लिए हमें कुछ कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। तो अस्तित्व में जीने के लिए हमें अस्तित्व को समझना पड़ेगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है कि वो कौन से कार्यक्रम, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो कौन से कार्यक्रम होंगे जिन कार्यक्रमों को बना करके हम अस्तित्व में अपने जीने की स्थिति को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो पहला जो कार्यक्रम है वो ये है कि हमें पहले ये समझना होगा कि अस्तित्व क्या है। अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, इसके बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात करी। अब यहाँ पर आप टू अंडरस्टैंड द कोएग्जिस्टेंस देख रहे हैं जिसमें दो चीजें आ रही हैं। जब हम कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड द कोएग्जिस्टेंस तो इसका अर्थ है कि सह अस्तित्व का ज्ञान होना, सह अस्तित्व के बारे में जानकारी हो जाना, सह अस्तित्व को समझ लेना, सह अस्तित्व के विषय में समझ बना लेना। और दूसरी चीज जो सह अस्तित्व के समझ के बाद आती है तो वो है टू इंश्योर द फीलिंग थॉट ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो एक बात तो ये समझनी है कि हमें सबसे पहले अस्तित्व को समझना है और अस्तित्व के माध्यम से हम सह अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अस्तित्व को समझना अर्थात ज्ञान हो जाना, और दूसरी स्थिति है कि ज्ञान के आधार पर हमें समाधान पर जाना है। अब ये ज्ञान के आधार पर समाधान पे जाने का अर्थ क्या है? जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उन भावों को सुनिश्चित करना या उन विचारों को सुनिश्चित करना स्वयं में, जिन भावों और जिन विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन को सह अस्तित्व में बनाकर रखें। तो पहली चीज तो ये थी कि सह अस्तित्व को समझ लेना है, यानी सह अस्तित्व का ज्ञान हो जाना है। और दूसरी चीज है कि एक बार सह अस्तित्व का ज्ञान हो जाए तो सह अस्तित्व का ज्ञान होने के बाद सह अस्तित्व के भाव को सुनिश्चित करना है स्वयं में, और उसी विचार के साथ सह अस्तित्व में जीना है। तो पहली चीज तो ये है कि ज्ञान और ज्ञान के आधार पर हमें समाधान की तरफ जाना है। और दूसरी चीज इस स्क्रीन पे आपको दिख रही है टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस, यानी एक तो ये हमें समझना था। पहली चीज तो हमें समझनी थी कि हमें सह अस्तित्व क्या है ये जानना है। तो सह अस्तित्व को जानना अर्थात ज्ञान, और ज्ञान के आधार पर हम समाधान का कार्य कर रहे हैं। अब दूसरी चीज जो है यहाँ पे टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस, अगर इसको देखें तो हम कहते हैं टू लिव इन कोएग्जिस्टेंस विथ ह्यूमन बीइंग। अगर हम कहें कि हमारा जीना किसके साथ हो रहा है, तो हमारा जीना, हम मनुष्य हैं तो हमारा जीना सह अस्तित्व में अगर देखें तो बाकी और मनुष्यों के साथ हो रहा है। तो अगर हम स्वयं के जीने को
परिवार के साथ जीने और विश्व परिवार के साथ जीने की स्थिति से जोड़ दें तो हम एक अखंड समाज की बात सोच रहे हैं, हम एक अनडिवाइडेड सोसाइटी की बात सोच रहे हैं। तो पहले तो अस्तित्व को समझ लेना कि अस्तित्व क्या है, और समझ को भाव के तौर पर अपने जीवन में सुनिश्चित करना और उस विचार को लेकर के चलना, यही एक समाधान है हमारे लिए जीवन में, अगर हमें वास्तव में मुख्य रूप से जीवन को जीना है तो। और दूसरी चीज कि हम जीवन को जब जी रहे हैं, सहअस्तित्व में जीवन जी रहे हैं, तो सहअस्तित्व में जीवन जीने का अर्थ है बाकी सभी के साथ जीना। तो सह अस्तित्व में बाकी सभी के साथ जीना मतलब हम लोगों के साथ जी रहे हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं और विश्व परिवार के साथ जी रहे हैं, तो एक अखंड समाज की बात भी हम कर रहे हैं। और अगर एक अखंड समाज की बात कर रहे हैं तो एक अखंड समाज हमेशा सुव्यवस्थित रूप में चले, हमेशा एक व्यवस्था में हो, कोई दुर्व्यवस्था ना हो, ऐसी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हम प्रकृति के अंदर सह अस्तित्व को देखते हैं। तो फैमिली ऑर्डर टू वर्ड फैमिली ऑर्डर, यानी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमें परिवार के आगे विश्व परिवार तक हमें वो व्यवस्था देखनी है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर यानी सार्वभौम व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। तो दो चीजें हमें इस पूरे लेक्चर में समझनी है। पहली चीज तो ये कि अस्तित्व को समझना है। अस्तित्व को समझने का अर्थ है ज्ञान से, कि पहले अस्तित्व के बारे में ज्ञान हो, और दूसरा अस्तित्व के बारे में ज्ञान हो तो अस्तित्व के बारे में ज्ञान होने पर हम एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में जी सकते हैं और चल सकते हैं। तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हैप्पीनेस एक इंडिकेटर है हमारे इन सभी व्यवस्थाओं में जीने का। अगर हमारा अस्तित्व सह अस्तित्व में है, हम ज्ञान के माध्यम से चल रहे हैं, हम सही भाव को सुनिश्चित करके सही विचार के साथ सह अस्तित्व में जी रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें प्रसन्नता में जीना है, हमें सुखपूर्वक जीना है। और अगर हम सुखपूर्वक जी पा रहे हैं तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक निर्देश हमें देता है कि हाँ, वास्तव में सभी चीजें सह अस्तित्व में उचित रूप में चल रही हैं। जहां कहीं भी मेरी हैप्पीनेस, जहां कहीं भी मेरा सुख जो है डिस्टर्ब होता है, तो ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं 4 स्तरों पर हम जीवन जीने की बात कर रहे थे। व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर। तो अगर हम हैप्पी हैं, अगर हम अपनी हैप्पीनेस को इंश्योर कर पा रहे हैं और उसमें जी पा रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि हम चारों अवस्थाओं में सामंजस्य के साथ, हार्मनी के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर हम हैप्पीनेस में नहीं जी रहे, हैप्पीनेस इंडिकेटर है, अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो हमने हार्मनी को समझा है कि नहीं समझा है, इस चीज को बहुत बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। और अगर हम हार्मनी को समझ चुके हैं तो क्या हम उस हार्मनी में जी पा रहे हैं? क्योंकि चारों स्तरों पर हार्मनी को समझना और हार्मनी में जीना, सामंजस्य को समझना और सामंजस्य में जीना ही वास्तव में सुख का आधार है। और अगर इस एक बार हमने इस पूरी व्यवस्था को समझ लिया कि सुखपूर्वक कैसे जीना है चारों स्तरों पर, तो इस व्यवस्था को समझना और समझ करके उस व्यवस्था में जीना ही जो है वो जीवन का उद्देश्य है। तो पूरे अस्तित्व को अगर देखेंगे तो व्यक्ति से परिवार और परिवार से अखंड समाज का निर्माण होता है, और व्यक्ति से परिवार की व्यवस्था और उसके बाद समाज की सार्वभौमिक व्यवस्था बनती है। तो अगर हम अनहैप्पी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चारों स्तरों पर कोई समस्या है, जिसमें हम या तो सामंजस्य को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं या उसमें जी नहीं रहे।
तो हमारा रोल क्या है? तो कहते हैं आवर रोल इज टू मेक द एफर्ट। हमारा रोल क्या होना चाहिए इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरी दुनिया में एक व्यक्ति के तौर पर हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारा कार्य क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें सबसे पहले उस सार्वभौमिक व्यवस्था को समझना है, उस सार्वभौमिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। पहले हमें उन चारों स्तरों की व्यवस्था को समझना है और उस व्यवस्था को समझ करके उसमें जीना है। तो ये चारों स्तरों पर व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीने की जो स्थिति है, अगर हम इसे सुनिश्चित कर पाते हैं तो यही हमारे लिए सह अस्तित्व का मूल आधार है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो रोल है एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, हमारा जो एक योगदान है वो ये है कि हमें स्वयं के आधार पर व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है। अब यहाँ पर हम आप एक पूरा एक डायग्राम देख पा रहे हैं और इस डायग्राम में बहुत अच्छी चीजें हैं जिन्हें बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझना है। हम लोगों ने बहुत सारी पिछली कक्षाओं में बात की है। तो अगर हम शरीर के आधार पर देखें तो हम कहते हैं कि शरीर के आधार पर हम किन किन चीजों को कर रहे हैं। तो शरीर के आधार पर हम देखते हैं तो शरीर के आधार पर हम व्यवहार और कार्य, इन दो प्रकार की चीजों को करते हैं। तो शरीर के आधार पर हम व्यवहार कर रहे हैं, शरीर के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। व्यवहार और कार्य को आप यहाँ देख पा रहे हैं, चित्रण, विश्लेषण और चयन। ठीक, ये गतिशील क्रियाएं हैं, ये गतिशील क्रियाएं हैं। अगर आप शक्ति को देखें तो शरीर एक माध्यम है और शरीर जो है, उस शरीर के माध्यम से कार्य और व्यवहार किए जाते हैं और जितने भी कार्य और व्यवहार किए जा रहे हैं वो कार्य व्यवहार क्या हैं? वे एक प्रकार की गति क्रिया हैं। चित्रण होना, यानी देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि हम सभी जो है हमारा हमारा सभी का शरीर जो है विभिन्न प्रकार की मान्यताओं से चलता है। तो अगर हम मान्यताओं से चल रहे हैं तो हमारी इच्छा विचार आशा के अनुरूप हम कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो हमारे जितने भी कार्य हैं, जितने भी व्यवहार हैं, वो सभी हमारी इच्छा विचार आशा के अनुरूप चल रहे हैं। और इसी वजह से इच्छा का अर्थ क्या है? इच्छा का अर्थ है चित्रण करना। यानी हम अगर किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर हम उस चीज के बारे में विचार करते हैं, उस चीज का चित्रण करते हैं अपने अंदर। जब हम विचार करते हैं तो विचार का अर्थ क्या है? विचार का अर्थ है विश्लेषण, कि हम विभिन्न प्रकार की स्थितियों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों पर हम विश्लेषण करते हैं। और साथ ही साथ जब हम आशा करते हैं तो आशा करने का मतलब हम अपने लिए उपयुक्त चीजों का चयन करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें कि इच्छा का अर्थ है चित्रण, थॉट का, विचार का जो अर्थ है विश्लेषण से है, और आशा जो है वो हमारे चयन प्रक्रिया से जुड़ी है। हमारे आवश्यकता के अनुसार हम दूसरों से क्या चाहते हैं, इस चाहना और इस चुनाव के ऊपर ही ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। तो अभी हम डायनेमिक क्रिया देख रहे हैं। ये डायनेमिक एक्टिविटी इसलिए कही जा रही है, गति क्रिया इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये लगातार चलने वाली चीजें हैं। इच्छा लगातार चलने वाली चीज है, विचार लगातार चलने वाली, आशा जो है लगातार चलने वाली चीज है। और इसमें होता क्या है? इच्छा में चित्रण करते हैं तो चित्रण लगातार चलता है, विश्लेषण लगातार चलता है और चयन भी लगातार चलता है। और इसके आधार पर हम कुछ स्टैटिक क्रियाएं भी करते हैं, हम कुछ स्थैतिक क्रियाएं भी करते हैं। और वो स्थैतिक क्रियाएं कौन सी हैं? जब हम चयन करते हैं तो चयन के आधार पर आस्वादन करते हैं, या जब हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के आधार पर हम तुलन करते हैं, हम तुलना करते हैं चीजों की। कि विचार विचार जो है बेसिकली क्या है? विचार एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से हम क्या होना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लगातार बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं। तो इसी वजह से इसको विश्लेषण कह रहा है। और विश्लेषण में जब हम जाते हैं तो विश्लेषण में हम मुख्य रूप से तुलन का कार्य करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं चीजों के लिए। तो आप कभी भी अपने विचार देखेंगे तो जब भी आप अपने विचार देखेंगे तो अच्छा बुरा, सही गलत,
ये वो यही सारे आधार होते हैं। तो अगर स्थैतिक क्रिया के तौर पर देखें कि विश्लेषण जो हो रहा है, विचार का अर्थ है विश्लेषण, और जो विश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण किन आधारों पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विश्लेषण जो है वो तुलन के आधार पर हो रहा है। हम चीजों की तुलना के आधार पर जाते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे जो चीजें हैं, पहली चीज जो है ये प्री कंडीशनिंग के हिसाब से ये चलती रहती है, ये लगातार चलती है। तो चित्रण, विश्लेषण और चयन ये लगातार चलता है और इसके आधार पर हमारा कार्य और व्यवहार सुनिश्चित होता है। तो हम शरीर के तौर पर अगर अपने आप को देखें तो मानव शरीर के तौर पर हम कार्य और व्यवहार करते हैं और ये शेष प्रकृति के साथ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जब हम बात करते हैं सेंसेशंस की, तो इन्हीं इन्हीं इच्छा, विचार, आशा के अनुरूप अर्थात चित्रण, विश्लेषण और चयन का जो कार्य है, चयन की जो क्रिया है, इन्हीं के आधार पर हमें सेंसेशन भी होता है। एक उदाहरण है कि अगर हमने कोई अच्छी चीज का चित्रण कर लिया मन में, तो वो चीज हमें चाहिए, तो अब उसके प्रति सेंसेशन उठना शुरू हो जाती है। किसी चीज का हमने विचार कर लिया, तो उस विचार की हुई चीज के लिए सेंसेशन होने लगती है, संवेदना होने लगती है। ठीक, यानी वो चीज हमें चाहिए। ठीक, उस चीज से प्राप्त होने वाला जो सुख है, या एक तरह से कहें स्वाद, गंध, या इस तरह की जो चीजें हैं, अनुभव, वो सारी चीजें सेंसेशन है। तो वो सारी चीजों के ऊपर हमारा विचार, मन जाने लगता है। तो एक ध्यान से समझने वाली बात है कि आशा जो है एक अनगाइडेड सेंस है, विचार जो है एक अनगाइडेड सेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपने फायदे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भलाई के लिए ही चीजें करते हैं। और जब हम आशा करते हैं तो आशा जो है हमेशा अनगाइडेड होती है, क्योंकि आशा भी कहीं ना कहीं सेंसेशंस के लिए ही होती है, संवेदनाओं के लिए ही होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जब हम देखेंगे कि सेल्फ वेरिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो हमने तो शुरू में ये बात कही है कि हर व्यक्ति इच्छा, विचार, आशा को रखता है और इच्छा, विचार, आशा के अनुरूप कार्य और व्यवहार करता है। और ये जो कार्य और व्यवहार है मानव का, ये हमेशा दूसरों के साथ होता है, अर्थात दूसरों का अर्थ है या तो मनुष्य या शेष प्रकृति के साथ। और हम लोगों ने ये भी देखा कि इच्छा, विचार, आशा में क्रिया कौन सी होती है। तो जब इच्छा की बात करते हैं तो इच्छा का अर्थ है चित्रण होना, विचार का अर्थ है विश्लेषण और आशा का अर्थ है चयन। और चयन के आधार पर हम आस्वादन करते हैं, विश्लेषण के आधार पर हम तुलन करते हैं। ठीक, अब कुछ और चीज है, चित्रण जो है, इच्छा इच्छा का जो है संबंध, अगर क्रिया से देखें तो चित्रण, लेकिन स्थायी क्रिया क्या है? वो इच्छा जो है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इच्छा वहां से उत्पन्न होती है जहां पर हम विभिन्न प्रकार से चीजों का चित्रण करते हैं अपने अंदर। लेकिन वो चित्रण वास्तव में क्या होना चाहिए, इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमें मनुष्य की स्थिति को समझना है, हमें शरीर के आधार पर देखना है, तो हम कार्य और व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं और शेष प्रकृति के साथ करते हैं। तो हम मानव हैं, मानव कार्य और व्यवहार या तो दूसरों के साथ करता है या फिर शेष प्रकृति के साथ करता है। अब हमें ये देखना है कि हमारी इच्छा, विचार, आशा या हमारा चित्रण, विश्लेषण, चयन जो है, जिसमें हम तुलना, आस्वादन, ये सारी चीजें कर रहे थे, इसमें अगर हम देखें तो ये चीजें जो हैं सेंसेस के बेसिस पे हैं। और यहाँ पर हमें एक बात ये भी समझनी है कि अगर हम शेष प्रकृति के साथ कार्य और व्यवहार करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं शेष प्रकृति के साथ अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रकृति में हम जो हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो कैसा है, वो सह अस्तित्व है। और अगर सह अस्तित्व है तो उसमें हमारी भागीदारी भी हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक जो आधार है, व्यक्तिगत आधार मनुष्य का जीने का, उससे हम एक बड़ी व्यवस्था में जीने की स्थिति में जाते हैं, अगर हम शेष प्रकृति के साथ अपने कार्य व्यवहार को देख पाते हैं। तो ध्यान से समझने की बात यह है कि
शरीर के आधार पर क्या होता है, शरीर के आधार पर कार्य और व्यवहार हम कर रहे हैं और शरीर के आधार पर ही हम इच्छा विचार आशा के अनुरूप अपने जीवन को चला रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखें, जो जो डिजायर है, जो इच्छा है, इच्छा से चित्रण, और चित्रण का स्थायी जो रूप है वो चिंतन है। तो हमें जब हम चित्रण करते हैं, जब हम चित्रण करते हैं अर्थात जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो इच्छा जैसे ही हम करते हैं वैसे ही वो जो विचार की शक्ति है वो तीव्र हो जाती है और हम चीजों, हमारे अंदर चीजों का चित्रण होना शुरू हो जाता है। लेकिन वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे अंदर जो स्थायी कार्य है वो है चिंतन। हमें चिंतन का कार्य करना चाहिए, क्योंकि चिंतन जो है वो हमें सही गलत की तरफ लेकर के जाता है। तो चिंतन विचार से ऊपर है, ये बात आपको समझनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चिंतन हमेशा विचार से ऊपर है। अच्छा, इच्छा से ऊपर क्या है? अगर आप देख पा रहे हैं इच्छा से ऊपर क्या है, तो इच्छा से ऊपर जो है विभिन्न प्रकार से अगर आप देखें तो इच्छा से ऊपर कॉन्टेम्पलेशन यानी चिंतन की बात हम कर रहे हैं। तो इच्छा एक एक गति की बात अगर करें, गति क्रिया की बात करें तो वो चित्रण है। लेकिन स्थिति क्रिया की बात, चलिए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं मैं की अर्थात सेल्फ की, तो ये सभी कार्य सेल्फ में हो रहे हैं। इच्छा विचार आशा भी सेल्फ में ही है, जिसके अगर गति क्रिया और स्थिति क्रिया की बात करें तो चित्रण विश्लेषण चयन, और चित्रण विश्लेषण चयन में भी अगर देखें तो आस्वादन तुलन और चिंतन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? अगर हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ चयन आस्वादन हुआ, हम सेंसेशन के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो शरीर के आधार पर हम चल रहे हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे, एक एक बहुत विशेष बात है जिसे आपको समझना है। शरीर यहाँ पर नीचे है और सेल्फ ऊपर है, और सेल्फ से भी ऊपर है शून्य। तो आप इस चीज को समझें कि हम सभी शून्य अर्थात हम सभी स्पेस में हैं, सभी शून्य में हैं, और जितनी भी चीजें शून्य में हैं वो सभी उन सभी में एक प्रकार की शक्ति है, एक प्रकार की ऊर्जा है, स्वयं चालित चीजें हो रही हैं। अब उस शून्य में एक इकाई के तौर पर मैं और मेरा शरीर, ये दो चीजें। तो शरीर निम्न अवस्था में है क्योंकि शरीर हमेशा अपने चयन और आस्वादन के आधार पर चलता है। अर्थात जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी मूल्य या जितनी भी चीजें हैं, शरीर उनके आधार पर चलता है। अगर हम थोड़ा और स्पष्ट रूप में देखें तो हम कहते हैं कि हमें अगर सह अस्तित्व को समझना है, हार्मनी को समझना है, तो विचार भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सिर्फ शरीर के आधार पर चलते हैं, चयन आस्वादन करते हैं, ठीक, तो हम जो जीवन में जीने का केवल कार्य कर रहे हैं, लेकिन जीवन में सिर्फ जीने का जो कार्य है वो इच्छा विचार आशा के अनुरूप शरीर के आधार पर अगर है तो ये उचित नहीं है। तो थोड़ा सा और अगर इसको और विश्लेषित रूप में समझने का प्रयास करें तो हम कहते हैं कि हम चिंतन करते हैं, चिंतन से बोध और संकल्प, चिंतन से हमें चीजों का बोध होता है और हम कुछ संकल्प बनाते हैं। उन संकल्पों के आधार पर और विभिन्न प्रकार के प्रमाणों के आधार पर हम विभिन्न चीजों का अनुभव करते हैं। तो ये बात बहुत गूढ़ है, इस चीज को आप बहुत आराम से और बहुत स्थायी रूप में समझ लें कि इच्छा विचार आशा सभी में होती है, ठीक, चित्रण विश्लेषण चयन सभी में होता है, आस्वादन और तुलन
ये दो चीजें सभी में हैं, लेकिन चिंतन, बोध, संकल्प, प्रमाण और अनुभव, ये ऐसी चीजें हैं जो केवल उन्हीं लोगों में हैं। ये सेल्फ की क्रियाएं हैं। अगर आप देखें इसको तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सेल्फ की क्रियाएं हैं, सेल्फ के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो सेल्फ के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो डायनेमिक और स्टैटिक दोनों हैं। तो अगर डायनेमिक की बात करेंगे तो आप प्रमाणों की बात करते हैं, आप संकल्प की बात करते हैं, और स्थिति क्रिया की बात करें तो आप अनुभव, बोध और चिंतन की बात करते हैं। तो ये समझना है बहुत विशेष तौर पर कि चिंतन, बोध और अनुभव को विकसित करना, संकल्प और प्रमाण की शक्ति को विकसित करना और उसके आधार पर जीवन जीना ही जो है व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक बार आप ये चिंतन कर पाए, एक बार आपको ये बोध हो, ये ज्ञान हो कि आप एक व्यवस्था में जी रहे हैं, आप एक सह अस्तित्व की स्थिति में जी रहे हैं, और उसके आधार पर जो है आप विभिन्न प्रकार के संकल्पों को लें, विभिन्न प्रकार से अपने कार्यों को करें, विभिन्न प्रकार से जो प्रमाण उपस्थित हैं सह अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए, उनका यदि आप अनुभव कर पाते हैं तो वास्तव में आप सह अस्तित्व को समझकर उसमें जीने की बात को समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतनी ही बातें करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और एक साथ इन सारी चीजों में समझ बनाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए थोड़े थोड़े कंटेंट के ऊपर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जीवन विद्या है और जीवन विद्या हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जीवन कैसे जीना है इसे समझने के लिए हमें ये समझना है कि हम सिर्फ इच्छा, विचार, आशा के आधार पर न चलें, बल्कि चिंतन, बोध, संकल्प, अनुभव और प्रमाण के आधार पर भी हम जीवन को लेके चलें। व्यवस्था में हमें भागीदारी को समझना है कि हम एक मनुष्य के तौर पर इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी शेष प्रकृति के साथ जो हम जी रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था में हमारी क्या भागीदारी है, इसे भी हमें सुनिश्चित करना है। तो इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं के अस्तित्व को समझना है, 4 स्तरों पे जीना ये समझना है, और 4 स्तरों पर जीना जब एक बार समझ लेते हैं तो सह अस्तित्व को समझ करके उसमें सुख पूर्वक जीने की स्थिति को हम सुनिश्चित कर पाते हैं। और यहीं पर हम पूरी प्रकृति में एक व्यवस्था को समझ पाएंगे, और एक बार अगर हमने पूरी प्रकृति में व्यवस्था को समझ लिया तो हम अस्तित्व में व्यवस्था को समझकर उसमें जी पाएंगे, और यही सह अस्तित्व है। अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, इस बात को आपको समझ लेना है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अगले लेक्चर्स के साथ मैं फिर से आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात अवश्य बोलूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत सराहें। आप इस वीडियो के कंटेंट को बहुत आराम से, बहुत बारीकी से देखें और समझें, और इसमें एक समझ बनाने का प्रयास करें। आमतौर पर इन चीजों को लोग दर्शन से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये न तो किसी दर्शन का विषय है, ये ना ही किसी धर्म का विषय है, किसी धर्म से भी इसका कोई संबंध नहीं है। ये जीवन के को उत्कृष्ट बनाने और जीवन को जीने की कला से जुड़ा हुआ है, इसी कारण से इसे जीवन विद्या कहा गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, इसके कंटेंट को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को नए लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इन चीजों से परिचित हो सके और उनके भी सब्सक्रिप्शन हो सकें। इस आशा के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।